हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने होंगे, ठीक है, ये आप बस करते जाइए, 30 से ज़्यादा ही हैं आई गेस के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको, जो अभी के पेपर्स हुए हैं सीटेट के, उनका अगर एनालिसिस करें तो इनमें से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं और आने वाले जो आपके पेपर्स हैं उसके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीट इसको देखिए, इसको समझिए और एंड में मुझे बताइए कि आपके कितने सही गए। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ इनको प्रैक्टिस कीजिए और खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्लियर? सो देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोस होती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उसको देख पाएँ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो। और जो इसकी मैराथन क्लासेस हैं, मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है, वो सारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो वो आप मैराथन क्लासेस सीटेट की जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने उसमें कवर भी किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन से। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। पानी के बारे में क्या चीज़ है जो नॉट ट्रू है। देखिए, नॉट वाला कंसेप्ट आ गया ना, जो चीज़ गलत है वो हमारा आंसर सही होगा। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये तो पॉइंट सही है। ठीक है, यानी कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो गया क्योंकि हमने नॉट ट्रू फॉल्स वाली चीज़ उठानी है। इट हैज़ कैपेसिटी टू डिजॉल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, ये पानी के बारे में बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होती है, हम कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस, आप इसको अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। ये 3.8 या फिर इतना कुछ होता है, तो 4 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इसको आप मान सकते हैं जब पानी पूरा मैक्सिमम डेंस होता है। गाढ़ापन बोलते हैं, डेंसिटी मीन्स विस्कस, गाढ़ापन जो होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 हमारी हो गई यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should be maximum in the EVS classroom for children? जब बच्चों को क्लासरूम में EVS पढ़ाया जा रहा है तो मैक्सिमम उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जब क्लासरूम में EVS पढ़ाई जा रही है तो मैक्सिमम चीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, प्रोविजन ऑफ डिबेट्स। देखिए, बच्चों में जितने डिबेट्स होंगे बच्चों के उतने सारे व्यूज़ निकल कर सामने आएंगे, बच्चे खुद के व्यूज़ देंगे, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। देन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, जो चीज़ बच्चे खुद करके सीखते हैं उसका हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन में उस चीज़ के नहीं है, वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। उसके बाद है स्टोरीज, जितनी बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं उतनी ज़्यादा उनको सीखने को चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि डिबेट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों को बोल सकते हैं कि आप पानी की वेस्टेज है उस पर डिबेट कीजिए, या फिर फीमेल फिटिसाइड है, ऐसे कुछ टॉपिक्स बच्चों को दे सकते हैं, या फिर जो हम पेंडेमिक से गुजरे हैं, कोविड से, ठीक है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ भी बच्चों को इस तरह की डिबेट्स दे सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कुछ भी किससे वो सुनते हैं, ठीक है, या फिर उनको खुद को प्रैक्टिस करने देना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप क्या दोगे किसी भी चीज़ का। देन स्टोरीज, इसी तरह से बच्चे क्या है, ज़्यादा उनकी थिंकिंग डेवलप होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए हमारे पास आता है रॉ डेटा, कोई भी चीज़ डाटा के फॉर्म में आती है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, लेकिन वो नॉलेज कब बनती है, जब वो इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग हो। हमारा जो एनईपी है वो भी क्या कहता है, एनसीएफ भी कहता है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। इंफॉर्मेशन सिर्फ एक जानकारी है, ठीक है, तो नॉलेज एक पर्सन खुद अपने माइंड में क्रिएट करता है उस चीज़ की। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईवीएस द प्राइमरी क्लासेस इज सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। अब ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस जो एक सब्जेक्ट है, ये किन किन सब्जेक्ट एरियाज को इंटीग्रेट करता है। देखिए, कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, सिर्फ साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन को, या फिर द कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस ओनली। देखिए, सब्जेक्ट्स मेंशन कर रहे हैं जो प्राइमरी क्लासेस में होता है ना। बड़ी क्लासेस में क्या होता है, ईवीएस स्प्लिट हो जाता है किन किन सब्जेक्ट्स में, हमारा जो होता है साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाती हैं बड़ी क्लासेस में, है ना।
तो प्राइमरी क्लासेस में ये इंटीग्रेट करता है कि को पॉइंट 4 हमारी ऑप्शन सही है, द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो सभी कॉन्सेप्ट्स को, उनके जो इश्यूज होते हैं उसको प्राइमरी लेवल के बच्चों के हिसाब से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर्स एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड। अब जब कोविड हुआ था, वैसे मुझे भी हुआ था कोविड, तो ठीक है मैंने खुद भी ये चीज़ सफ़र की है कि विटामिन सी की मैक्सिमम चीज़ें हमने, ड्रैगन फ्रूट खाया है, कीवी है, लेमन है, ये चीज़ें खाई हैं, विटामिन सी की टेबलेट्स तक खाई हैं, ठीक है। तो वो क्यों एडवाइस करते हैं डॉक्टर, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो जो वायरस होता है इम्यूनिटी हमारी बिल्कुल वीक कर देता है, उसको बूस्ट अप करने के लिए हमारी विटामिन सी क्या है एक सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, ठीक है। अब देखिए इट इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी, या फिर इट्स इनटेक शार्पन्स एपेटाइट, या फिर इट बिल्ड्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट बिल्कुल, कि जो विटामिन सी है ना ये एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देती है और रिजिस्ट करता है वो कोई भी इन्फेक्शन होने से किसी भी पर्सन को, ठीक है। जब हम इंटरनली हेल्दी होंगे तो एक्सटर्नली कोई भी जो इन्फेक्शन है या फिर कोई भी वायरस है जल्दी जल्दी वो चीज़ अटैक नहीं करती। तो रूटीन में भी कहते हैं कि आपको आप डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो हाफ लेमन ल्यूक वार्म वाटर में, ठीक है, हल्के से गुनगुने पानी में आधा नींबू बस आप डालिए, उसमें आधा नींबू का जो जूस होता है तो वो आप पी लो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। क्लियर। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स, मीरा लाइक्स टू ईट समोसाज कटलेट्स एंड ब्रेड। देखिए जो चीज़ें ये खा रही है, ठीक है, कटलेट समोसा एंड ब्रेड, एक तो ये फ्राइड है, ठीक है, सभी क्या है ब्रेड से बने हैं या फिर मैदा से बने हैं, बटर कटलेट समोसा ये ब्रेड और मैदा इन चीज़ों से बने हैं ना, पोटैटो होता है समोसा के अंदर, कटलेट्स होते हैं। देन दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक्स एन आयरन डेफिशिएंट डाइट, आयरन डेफिशिएंट जिसमें आयरन की कमी है। अब देखिए मीरा कौन सा आयरन रिच फूड खा रही है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एक के तो फूड बता दिया, दूसरे का बता दिया कि ये डेफिशिएंट फूड खा रही है, ठीक है। तो दोनों की क्या है आयरन डेफिशिएंट फूड खा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो आयरन की कमी से क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कौन सा फूड, ठीक है, विटामिन सी रिच फूड कौन सा होता है, या फिर उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आयरन की कमी से होता है ओबेसिटी या फिर अनीमिया। सो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय। जब बच्चों को सीड जर्मिनेशन सिखाना है बेस्ट, वो किस तरीके से सिखा सकते हैं। सो इसकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सो सीड्स, यानी कि बीज बीजना, ठीक है, बच्चों को एक्टिविटी करने देना, एक्चुअल में वो प्लांट्स के जो बीज होते हैं ना उसको बीजेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड देन एंड ड्रॉ देम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कोई बीज है थोड़ा सा निकलता है, उसका ग्रीन लीफ निकलता है 7 दिन में निकलता है, या फिर कितने दिन में, स्कूल में ही वो लगाना, या फिर घर पर बोलते हैं टीचर्स कि आप घर पर उसको प्लांट करें सीड को, ठीक है, सो करें और उसको ऑब्जर्व करें। ये चीज़ क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके खुद से सीखना। देन ऑप्शंस अगर बी सी और डी की बात करें, यहाँ पर हैं सिर्फ शोइंग फोटोग्राफ्स, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, शोइंग जर्मिनेशन सीड्स टू द क्लास एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, या फिर प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन स्टेजेस थ्रू ड्राइंग्स ऑन द बोर्ड, यानी कि सिर्फ दिखाकर उनको वो चीज़ें समझाना। तो हमारी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है ना उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिख जाए समझ लीजिए आपकी ऑप्शन वही क्या है बिल्कुल करेक्ट। सो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए है करेक्ट बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे खुद से सीड्स जो हैं सो कर रहे हैं, उनको फिर ऑब्जर्व करेंगे, अपने हाथों से बीजे हुए जो बीज होते हैं, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है और उससे बहुत अच्छे से सीखते हैं और पूरी अटेंशन के साथ करेंगे वो सारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग देयर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। अब देखिए हमारा जो इंडिया का मैप होता है, ठीक है, उसकी अगर हम लेफ्ट साइड बात करें,
यहाँ पर हमारा इंडिया का मैप है, लेफ्ट साइड में होता है अरेबियन सी और राइट साइड में जो बॉटम पे होता है ना, राइट बॉटम पे क्या होता है सारा, बे ऑफ बंगाल। तो हमने देखना है कि जो लेफ्ट कोस्ट है इंडिया की, इस तरह की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, यहाँ वाली जो बाउंड्री है ये वाली बाउंड्री पे कौन सी जो स्टेट्स हैं वो लगती हैं, हमने वो देखनी है, ठीक है। कोस्ट मींस हैविंग देयर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, जिनका किनारा अरेबियन सी के साथ टच होता है, तो वो कौन सी हैं, देखिए केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स कौन सी हैं जो कोस्ट पर लगती हैं अरेबियन सी के, ठीक है। तो ये देखिए मैप से आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंडिया का जो मैप है उसको आप ध्यान से देख कर जाएं, कोस्टल रीजन्स कौन से हैं, ठीक है, या फिर नेबरहुड प्लेसेस कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप से 100% गारंटेड क्वेश्चन आएगा। तो आप स्टेट्स देखिए कितनी हैं, कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following is an integral component of environment education at the primary level? तो छोटी क्लासेस में, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट एजुकेशन का जो इंटेग्रल कंपोनेंट है वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन 2 चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में ज़्यादा होती है, ठीक है। पूरा जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, इनिशियल स्टेजेस में अच्छे से होना ज़रूरी है, क्योंकि वही वो कंटिन्यू होता है। तो प्राइमरी लेवल में जो इंटेग्रल कंपोनेंट है दैट इज चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन? तो हमने स्टेटमेंट देखनी है जो इनकरेक्ट है, यानी कि जो फॉल्स है एनवायरनमेंट एजुकेशन के ईवीएससी के रिगार्डिंग। फर्स्ट इज डेवलप द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, तो ये फर्स्ट में ही हमें जो इनकरेक्ट पॉइंट है वो मिल गया है। सेकेंड हम देख लेते हैं, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल सही है। देन टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। डेवलपमेंट अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ना ये पॉजिटिव हैं, लेकिन जो इनकरेक्ट पॉइंट है वो है रोट लर्निंग। तो रोट मेमोराइजेशन जो है, रटाफिकेशन हम कहते हैं जिसको, क्रैमिंग वर्ड यूज़ हो जाए, ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जहाँ पर भी ये मिल जाए समझ लीजिए वो नेगेटिव है। क्लियर? So option 1 is the correct answer here. Next question number 10 देखिए, which of the following plants traps and eats insects? तो एक प्लांट होता है जो इस तरह का, ये प्लांट होता है, देखिए इस तरह की इसकी शेप होती है। तो जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये अपना मुंह जो है ना ऐसे बंद कर लेता है और अपने अंदर प्लांट जो इंसेक्ट है उसको खा जाते हैं। तो वो प्लांट कौन सा है, दैट इज पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं इस सेशन में आपको करवा रही हूँ, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझिए और उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सो फोर्थ आंसर हमारी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजड़ी ट्री। तो जो खेजड़ी ट्री है उसके क्या फीचर्स होते हैं वो हम इन 5 हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। इन 5 में से हमने देखनी है कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, ये सही है, खेजड़ी ट्री जो है डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये भी सही है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। अब देखिए जो डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है तो नेचुरली उसको पानी कितना मिलता होगा, नहीं मिलता होगा ना ज़्यादा वाटर, तो बी ऑप्शन अपने आप ही करेक्ट हो गई। देन दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड, ये पॉइंट गलत है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती इसमें। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है। खेजड़ी ट्री से जो है मेडिसिन बनती हैं और इसकी जो लकड़ी होती है ना वो उसको इंसेक्ट्स अफेक्ट नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। देन ई ऑप्शन, दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, ये इनकरेक्ट है। सो हमारी ऑप्शन ए, बी एंड डी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तरुण भगत सिंह इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो द पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करती है, पानी की बचत के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी को किस तरह से हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं उसे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, दैट इज राजेंद्र सिंह, ऑप्शन
3 राजेंद्र सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जिसका नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तरुण भगत सिंह। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज। अब अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ईवीएस हम सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो हम कहते हैं मेन चैलेंज क्या है, वो चैलेंज है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। अब रोड लर्निंग का बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है ये तो हम कट ही कर देते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद है डेफिनेशंस एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सिर्फ एक जानकारी होती है, ये हमारे लिए नॉलेज का काम नहीं करती है। जैसे एनसीएफ कहता है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको कोई चीज़ बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप जब उसको माइंड में अपने स्टोर करते हो, अपने स्कीमा में स्टोर करते हो, तो उसको किस तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू स्टोर करते हो, वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशंस ये भी रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर। जो रियल चैलेंज नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी रियल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे एक्टिव होनी चाहिए। सबसे मेन बात क्या है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को एक्टिवनेस होनी चाहिए, उनकी डिबेट्स होनी चाहिए, रियल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बच्चे खुद से आगे आकर खुद को एक्सप्रेस कर सकें या फिर अपने व्यूज़ अच्छे से दे सकें, ये रियल चैलेंज होता है। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट्स टू ईट जैगरी। जैगरी होता है गुड़, गुड़ खाते हैं ना हम जो मीठे में, आंवला एंड मोर लीफी वेजिटेबल्स। अब देखिए ये तीनों के तीनों जो हैं ये किस में रिच हैं, ये डाइट किस में रिच है, ये रिच है आयरन में, यानी कि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है गुड़ में। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो HB अगर आपका कम है, ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो वो कहते हैं कि बच्चे को गुड़ खिलाओ या फिर आंवला खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 डिजीज़ दी हुई हैं। सो अगर हमें इन चारों में से ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है तो उसका आंसर हमारा यहीं पर पड़ा है। अगर आपको पता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, तो वो क्या है, हमने ऊपर भी किया था, ओबेसिटी एंड अनीमिया। सो ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट आंसर, अनीमिया। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मीडिया विल यू प्रेफर टू यूज़ फॉर एक्सप्लेनिंग लाइफ अंडर सी टू 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। अब जो 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर आप पानी के अंदर की दुनिया के बारे में बताना चाहेंगे तो किस चीज़ के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज़ क्या मीडिया यूज़ करेंगे, क्या फोटोग्राफ्स यूज़ करेंगे, फिल्म यूज़ करेंगे, कोई मॉडल शो करेंगे या मैगजीन्स। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शंस हैं ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये स्टैटिक चीज़ें हैं। सिर्फ हमें इमेजेस नज़र आएंगी या फिर एक स्टैटिक आपको चीज़ नज़र आएगी, लेकिन फिल्म जो है ना ये आपको 3D इफ़ेक्ट्स प्रॉपर उस चीज़ की वीडियो नज़र आएगी, तो वहाँ पर बच्चों की जो लर्निंग है वो बेस्ट होगी। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ अवर कंट्री द बिग कोन शेप टेंट्स यूज फॉर लिविंग आर नोन एज रिबो। इस तरह के टेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कोन शेप के टेंट्स होते हैं जिसमें लोग रहते हैं और उसका नाम क्या है, रिबो। ठीक है, इस टेंट्स का। एंड द प्लेसेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। तो ये ऐसी कौन सी जगह है, ये है ले एंड लद्दाख। जो लोग ले लद्दाख गए हुए हैं तो वो शायद इन नामों को जानते भी होंगे। तो आपने इसको याद कैसे रखना है, रीबो और लेखा, ले लद्दाख, ठीक है, L फॉर ले एंड L फॉर लद्दाख, L फॉर लेखा। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है ये आपने याद रखना। सो ऑप्शन 4 ले एंड लद्दाख। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Which of the following resources will be most appropriate to teach gender stereotypes to students of class 5? अब देखिए अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात करना चाहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्लास 5 के बच्चे को सिखाना चाहते हैं, यानी कि वो बच्चा कौन सी एज का हुआ, 11 से साल कह लीजिए, 10-11 साल का बच्चा हुआ जो क्लास 5 में है, ठीक है, तो उसको जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में किस तरह से बेटर सिखाया जाएगा। सर्वे इन हाउस होल्ड्स टू फाइंड आउट वर्क एलोकेशन अमंग मेंबर्स, या फिर न्यूज़पेपर्स विद स्टोरीज ऑन जेंडर एम्पावरमेंट, स्टोरीज अबाउट सक्सेसफुल विमेन, या फिर फील्ड ट्रिप्स टू हॉस्पिटल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब देखिए हम कहते हैं कि जो लर्निंग है ना वो घर से ही हमारे स्टार्ट होती है। तो अगर बच्चा ये घर पे ऑब्जर्व करेगा, डेली सर्वे करेगा अपने घर में कि कौन सा काम कौन सा मेंबर करता है। फॉर एग्जांपल
अगर कोई सब्जी लेनी है, गली में से लेनी है, अपनी स्ट्रीट में से ही लेनी है, वेंडर्स आते हैं, तो वहाँ पे कौन ले रहा है, मार्केट जाकर कौन लेकर आ रहा है, ठीक है, राशन पानी का सामान है वो आपका कौन लेकर आ रहा है, आपके बिल्स पे करने हैं, ठीक है, वो कौन करता है, मीटिंग्स कौन अटेंड करता है, या फिर घर में खाना कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तब उनको पता लगता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स कि कौन सा हमारे जो मदर हैं वो क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं, फादर हैं वो क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से फर्स्ट ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी कि घर से ही सीखें, जो भी चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है ना, घर से ही बेटर सीख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। An EVS teacher should keep in mind the following criteria to make groups for conducting an activity. अब देखिए, अगर टीचिंग हो रही है क्लास में, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है और वहाँ पर ग्रुप्स बनाने हैं, तो ईवीएस के टीचर को क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए, ग्रुपिंग किस तरह से बनानी चाहिए। मेकिंग ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव लेवल, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक ग्रुप में, जो थोड़े डम्ब बच्चे हैं, ठीक है, भौंदू दिमाग हैं, वो एक ग्रुप में डालें, इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल गलत, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, भेदभाव हो गया बच्चों में। तो जो डम्ब बच्चे हैं वो कैसे सीखेंगे, देन हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया गलत। मेकिंग ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो ये तो जेंडर बायसनेस होगी, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मेक एज मेनी ग्रुप्स एज पॉसिबल फ्रॉम द होल क्लास। अब ग्रुप्स की डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी करवानी है, छोटा ग्रुप बनेगा या बड़ा ग्रुप बनेगा, ये एक्टिविटी पर डिपेंड होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स बनाएं। वो देखिए, वो मैनेज करने भी मुश्किल है टीचर्स को, ठीक है, और बच्चों की इंटीमेसी भी कम बनेगी उस चीज़ से। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा गलत हो जाता है। और हमारा जो बेस्ट पॉइंट यहाँ पर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स, ठीक है। जहाँ पे हमें पता है ग्रुप वर्क क्या होता है, एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है जहाँ पर सभी ने मिलकर काम करना होता है। तो वहाँ पर अगर कॉपरेशन नहीं है, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ग्रुप बनाने का कोई यूज़ नहीं। तो जैसे बच्चों की कॉपरेशन होती है उस हिसाब से ग्रुपिज्म की जाए, वहाँ पर सभी बच्चे मिक्स होंगे विदाउट एनी बायस ऑफ इंटेलिजेंट और मीडियोकर स्टूडेंट्स या फिर रिच पुअर, कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉपरेशन बेसिकली देखनी चाहिए और बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो उसमें। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सोशो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। अब देखिए, इसके बाद में आपके लिए ईवीएससी का मैराथन सेशन भी लेकर आ रही हूँ। तो बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ईवीएससी की जो एमसीक्यूज है उसका मैराथन डालिए। तो पहले मैं ये लेकर आ रही हूँ, इसके बाद आपके मैराथन सेशन आएगा जिसमें मैं आपको ईवीएससी की थीम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनस के बारे में बताऊंगी। और वहाँ से समझ लीजिए आपके 7-8 मार्क्स जो हैं पक्के होने वाले हैं एक ही वीडियो से। क्लियर। तो ईवीएससी में ना थीम्स होती हैं, 6 मेन थीम्स होती हैं और उसके बाद आपकी सब थीम्स होती हैं। तो वाटर भी क्या है, एक मेन थीम है। 6 थीम्स में से वाटर इज अ मेन थीम, ठीक है। तो अब सोशो कल्चरल इश्यूज है जो वाटर थीम के रिलेटेड है, वो किस तरह से इफेक्टिवली बच्चे सीख सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है, रोल प्ले। डेफिनेटली बच्चे रोल प्ले कर सकते हैं। एक कोई विलेज में रह सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, एक कोई आप मेट्रो सिटी का पर्सन बना सकते हैं जहाँ पे पानी खुल्लम खुल्ला दौड़ा रहे हैं वो लोग, है ना, मिस यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें रोल प्ले करवाया जा सकता है। तो बच्चे समझेंगे कि जो जिनके पास पानी का अकाल है या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर है, वो किस तरह से डिफिकल्ट होता है पानी के बिना सर्वाइव करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रियल डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रियल डायलॉग, बच्चे अपने व्यूज़ निकाल कर सामने लेकर आएंगे। देन फील्ड ट्रिप, ये तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है ईवीएससी में सिखाने के लिए, ठीक है। फील्ड ट्रिप, बच्चों को दिखाया जाए कि यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी की वेस्टेज है, लाइक ट्यूबवेल्स होते हैं वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जो है वेस्टेज होती है, या फिर आपको टैप बंद करनी चाहिए जब भी पानी यूज़ करते हैं। सो एंड सो फील्ड ट्रिप्स में बच्चे एक्चुअल में चीज़ें देखकर सीखते हैं। देन इज डेमोन्स्ट्रेशन एंड होमवर्क। अब होमवर्क तो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन डी हमारी बिल्कुल कट हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। सो ए, बी एंड सी ये तीनों हमारी सही हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, आई होप बच्चों आप लोग भी मेरे साथ साथ ये चीज़ें सॉल्व कर रहे होगे और खुद को मार्क्स भी दे रहे होगे कि कितने आपके अभी तक सही चल रहे हैं, ठीक है। तो एंड में मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए। टोटल एमसीक्यूज अभी पता भी लग जाएंगे हम कितने डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमने जैसे किया था ना फाइंड द ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी या रीजनिंग में अगर आपने की है तो ऑड मैन आउट निकालना है यहाँ पर। फर्स्ट इज रिवर, माउंटेन्स, लेक, पॉन्ड।
ठीक है, स्प्रिंग, हाँ ये ऑप्शंस है हमारी, रिवर, माउंटेन्स, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो ऑप्शंस देखिए ये हमें दी हुई हैं, इनमें से कौन से डिफरेंट है। अब देखिए रिवर भी क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, लेक भी क्या है, लेक में पानी होता है, पॉन्ड में पानी होता है, स्प्रिंग सीजन में जो है पानी बरसता है, लेकिन माउंटेन्स क्या है, ये पहाड़ है, ये पानी का स्रोत नहीं है। तो हमारी ऑप्शन क्या सही हो जाएगी, दैट इज 2 माउंटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर, क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड फॉर बाय पोचर्स। अब देखिए क्रोकोडाइल्स किसके लिए हंट किए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना शीप होती है, शीप से वूल बनती है, जानवरों से इस तरह से। अब स्किन के लिए स्नेक को भी हंट किया जाता है, स्नेक की स्किन से बनती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल को किस लिए किल किया जाता है, फॉर देयर स्किन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन देखिए 22 क्या है, PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज। अब ट्रेन की अगर आप टिकट देखेंगे ना, जो बच्चे ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं या फिर करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बुक करवाते हैं, ट्रेन के ऊपर PNR लिखा होता है, तो वो किसको शो करता है, वो एक तरह से नेम रिकॉर्ड होता है। तो मैंने वैसे आंसर ही बता दिया यहाँ पे, वो क्या है, पर्सनल नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, as an EVS teacher, you have to give details of your student's level and proficiency in process skills in his report card. Which reporting method will be most appropriate? अब आपको बच्चे की प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स, ठीक है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो कौन सी आप रिपोर्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। नरेटिव रिपोर्ट यूज़ करेंगे, जहाँ पर नरेटिव मीन्स जहाँ पर आप वर्बली लिख रहे हैं सेंटेंसेस में चीज़ों को, वो चीज़ यूज़ करेंगे, नहीं ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। अब देखिए ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जहाँ पे आपको ग्रेडिंग या फिर आपको परसेंटेज इस तरह का मिल जाए, तो ये चीज़ें आप कर दीजिए क्रॉस, ये आपके आंसर में कभी भी नहीं आएंगी, ग्रेड्स नहीं अलॉट होंगे, क्योंकि वहाँ से कैसे पता लगेगा। अब 80 मार्क्स और 90 मार्क्स के बीच में बच्चों को एक ही ग्रेड मिल रहा है, तो जिस बच्चे के 81% है और जिसके 89% है, क्या सिर्फ उनको अगर हमने ए ग्रेड दे दिया, क्या उनका डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम से ये चीज़ नहीं पता लगती है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है कि इस तरह से एक स्केल होता है, यहाँ पर आपकी ऑप्शंस लिखी होती हैं, फिर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रेट किया होता है कि ये स्किल में बच्चे को आप कितने मार्क्स देंगे, ये स्किल में बच्चे को आप कितने मार्क्स देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो उससे बच्चे का पता लगता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में बेटर है, किस में उसकी परफॉर्मेंस कम है, इस तरह से। तो रेटिंग स्केल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, EIA स्टैंड्स फॉर। अब EIA क्या है, ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या है ये, EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कई बार आपसे फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन आवर कंट्री देयर आर। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री में, ये देखिए, ये ऑप्शन 1 2 3 4, ये डॉट के बाद ये जो नंबर्स है ना 6 7 8 9, ये हमारे आंसर्स हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 या 4 कौन सी करेक्ट है। तो हमारी कंट्री में 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। अब फॉरेस्ट का कवर कितना है इंडिया में, यानी कि जंगल एरिया कितना है इंडिया में, दैट इज 21.6%। नेक्स्ट देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब ब्लू किसका कलर होता है, वाटर का कलर होता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, इसी से आपको याद रखना है कि फिश प्रोडक्शन के साथ ये रिलेटेड है। देन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला था, नॉर्मन बोरलॉन्ग को मिला था ये, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चूज द डाइवर्जेंट क्वेश्चन अ टीचर ऑफ EVSE विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी। अगर बच्चों में क्रिएटिविटी लेकर आनी है तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे। डाइवर्जेंट मीन्स, अब देखिए डाइवर्जेंट क्या है, एक क्वेश्चन उसके मल्टीपल आंसर्स, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने अलग अलग व्यूज देंगे, ठीक है। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें आपने टू द पॉइंट आंसर करना हो। पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए
क्रिएटिविटी प्रमोट करने के लिए टीचर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? फर्स्ट इज व्हाट इज क्लोरोफिल, ये तो सीधा डेफिनेशन होगी ना, रटी रटाई डेफिनेशन बच्चे बोल देंगे, सो ये क्रिएटिविटी प्रमोट नहीं करेगा। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, अब ये पॉइंट कुछ ऐसा है जो बच्चे खुद से बोलेंगे, जो चीज़ें उन्होंने रियल लाइफ में ऑब्जर्व की हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से नॉइज पोल्यूशन होता है, अपने दिमाग की बत्ती खोलेंगे, उसको दौड़ाएंगे अच्छे से और अपने क्रिएटिविटी को और ज़्यादा जागरूक करेंगे, अपने अलग अलग व्यूज़ देंगे। यानी कि यहाँ पर आपके व्यूज़ की कोई सीमा नहीं है कि आपने कोई रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आंसर करना है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 सही है। बाकी के ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। व्हाट इज फूड चेन, फिर से डेफिनेशन, नेम 3 सोर्सेज, सिर्फ नेम देकर बस आंसर अपना वाइंड अप करो, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस गलत है। हमारी सही ऑप्शन है 2, दैट इज व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन, जो रेत के तूफान आते हैं ना वो कहाँ पर आते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, या फिर उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन राजस्थान, या फिर आबू धाबी एंड अफगानिस्तान। अब ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं आबू धाबी में और अफगानिस्तान में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है? वो क्या है? दिरहम। ये भी आपसे पूछा गया है पेपर्स में, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री इज इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी। अब देखिए अगर हम साउथ साइड की बात करें ना, तो अगर आप साउथ साइड में टूर पर भी गए हों कभी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किस तरह से भी, तो वहाँ पर आपको यही कुछ खाने को मिलेगा, इडली, वड़ा, डोसा, बस यही कुछ खाएंगे। हम पंजाब में आकर ही हमें अपने जो आलू के पराठे होते हैं एंड सो ऑन है ना, वो मिलते हैं। वहाँ पे साउथ साइड में चलता ही ये कुछ है। लेकिन कौन सी 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं इन चीज़ों में, ठीक है, वो आपको बतानी है। और वो क्या है? हमारी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन 2 स्टेट्स में इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कनौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस थ्रू आउट द इंडिया फॉर इट्स इत्र। इत्र होता है, परफ्यूम होता है एक तरह का, जिसकी खुशबू नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, कहाँ पर लाई करती है ये? उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये जो 32 क्वेश्चंस हैं, चलिए 32 में से मार्क्स दीजिए सबसे पहले कि आप लोगों ने कितने मार्क्स अटेन किए हैं। सो ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी। सो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ ईवीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट 2 मेन टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो थीम्स पर क्वेश्चन 100% आपको 1, 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको थीम पर देखने को मिलते हैं पेपर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स आते हैं, वो सभी के सभी एक ही सेशन में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स डू वॉच इट, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स और शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।